द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप लाइव टीवी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार या सूबे की सरकार जब भी अपनी किसी योजना के बारे में बात करती है तो वो कहती है कि हमने धर्म जाति नहीं देखी है, सबको समान रूप से योजना का लाभ दिया गया है। लेकिन एक जगह वो पूरा उस योजना या अपनी टेंडेंसी या अपनी नीतियों का लाभ सबको नहीं दे पाते, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय आती हैं। कैसे आते हैं हम आपको बताते हैं। अल जज़ीरा बहुत बड़ा चैनल, पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित चैनलों के नाम से उसको जाना जाता है। उसने रिपोर्ट छापी है और उसने कहा है कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम हैं उनको UAPA के अंतर्गत ज़्यादा फंसाया जाता है और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर लोग 9 साल के बाद 19 साल के बाद अपनी ज़िंदगी को जेल में गुजारने के बाद बाहर आए हैं और कोर्ट ने उनको बरी किया है। UAPA जो एक्ट बनाया गया है उसके अंतर्गत एक ही समुदाय क्यों आता है, इस वाली सुविधा का UAPA जो है उसका समान रूप से लोगों को क्यों नहीं मिल पाता, सिर्फ एक मुस्लिम समुदाय को क्यों मिलता है, ये एक चर्चा का विषय है। और उस योजना पर भी सवाल है जिसके बारे में कहते हैं कि उज्ज्वला योजना में हमने कभी भेद नहीं किया, सबको समान रूप से मिला है। लेकिन UAPA जो है ये वाली जो धारा है ये मुस्लिमों के हक में ज़्यादा आई है। ये हम आपको खबर दिखाते हैं अल जज़ीरा की। इसके साथ साथ में एक दो चीज़ें और आपको बताऊंगा कि किस तरह से कहाँ किन किन वर्गों के खिलाफ इस वाले लॉ का इस्तेमाल हुआ है और 20-22 करोड़ लोग जो मुस्लिम बताते हैं दूसरे नंबर की आबादी है, वो किस तरह से भय में, मतलब खौफ में रह के ज़िंदगी जीने को मजबूर है। इसकी बहुत सारी रिपोर्टें हैं, विपक्ष के नेता भी कहते हैं। लेकिन बहरहाल खबर से शुरू करते हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए। लिखा है मिसयूज्ड एब्यूज्ड इंडियाज़ हर्ष टेरर लॉ अंडर रेयर स्क्रूटनी। इसके अंदर ये बताया गया कि मोहम्मद इरफान नाम का जो व्यक्ति, जो तस्वीर आपके फ़ोटो लगी हुई है, ये 24 साल का था 2012 में। इसको 9 साल के बाद कोर्ट ने छोड़ा UAPA के अंतर्गत। कहा क्या इल्ज़ाम लगाया गया था इस पर इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि ये किसी भारतीय नेताओं की किलिंग की कोई प्लानिंग कर रहा था। अब इन 9 सालों में हमने तो सुना नहीं कोई भारतीय नेता कोई किलिंग हुई हो, लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि ये इरफान नाम का व्यक्ति जो अपनी शादी की थोड़ा ही समय गुजरा था, बैटरी की दुकान चलाता था और उसको लेकर गए और 9 साल के बाद उसको जो है फ्री किया गया है। उसके पास सेडिशन का चार्जेस हटा दिया गया है। आपकी स्क्रीन पर खबर है कि मोहम्मद इरफान वाज 24 एंड नियरली मैरिड, बिजनेस वाज ब्रिस्क एट हिज मॉडेस्ट बैटरी शॉप एंड विद 2 months ही वॉज एक्सपेक्टिंग द बर्थ ऑफ हिज फर्स्ट चाइल्ड। वो उम्मीद कर रहा था अपने किसी बच्चे होने वाला था, उम्मीद कर रहा था। लेकिन अचानक क्या हुआ, अगस्त 2012 में कुछ लोग एंटर हुए। कौन हुए? काउंटर टेररिज्म को लेकर। नांदेड़ सिटी की बात हम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में। इसमें बता रहे हैं अरेस्ट हिम प्लॉटिंग टू किल इंडियन पॉलिटिशियन, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसमें इन्होंने पूरी इसकी वो बताया गया कि इस तरह से जो है 9 साल के बाद इसको पाया गया कि गिल्टी नहीं है। इसी में बहुत सारी खबरें हैं। एक खबर हम आपको इसी के साथ देना चाहते हैं कि 127 लोगों को 19 साल बाद, देखिए स्क्रीन पर आपकी खबर है, लिखा है कि 127 इंडियन मुस्लिम चार्ज्ड विद टेरर एक्विटेड आफ्टर 19 ईयर्स। यानी कि 19 साल बाद 127 लोगों को बताया गया कि आप गिल्टी नहीं थे, उसमें से 6 लोग तो मर चुके थे। बहरहाल आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है, आप अभी मैंने हेडिंग पढ़ के सुनाई आपको। इसके अंदर क्या हुआ कि गुजरात के ये हैं, अरेस्टेड इन गुजरात स्टेट वाइल अटेंडिंग सेमिनार। एक सेमिनार को अटेंड करने गए थे, मुस्लिम एजुकेशन के संबंध में हो रही थी, वहाँ पर इनको गिरफ्तार किया गया 26 दिसंबर 2001 को। मोहम्मद अब्दुल हई इनका नाम है। ट्रेन से ये जोधपुर गए। बहरहाल लंबी बात, आपको खबर बताने का मकसद है कि 127 लोगों को 19 साल बाद बताया गया। ये अल जज़ीरा की रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। अब ये वाली सुविधा जो UAPA की है ये सिर्फ मुस्लिमों के ही पक्ष में क्यों आती है, इसके बारे में लोगों ने बहुत आवाज़ें उठाई हैं। अमित शाह ने भी इसका क्लियर किया था कि इसको क्यों ज़रूरी है और क्यों हम करते हैं इसको। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि इसी रिपोर्ट के अंदर अगर आप इसको खोलेंगे, नीचे जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो अभी जो वहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर एक केस हुआ था, जो कस्टोडियल डेथ थी, हम आपको बता दें स्टैन स्वामी की, फादर स्टैन स्वामी डेथ। द गवर्नमेंट आर्ग्यूज UAPA लॉ इज़ नेसेसरी टू फाइट टेररिज्म। गवर्नमेंट कहती है कि टेररिज्म से फाइट करने के लिए ज़रूरी है। होम मिनिस्टर ने भी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि बहुत एसेंशियल टू कीप सिक्योरिटी एजेंसीज, ये ज़रूरी है। और पता चलता है कि ये जो फादर स्टैन स्वामी थे, इनकी भी डेथ उसी जगह हुई है,
कस्टोडियल डेथ हुई, यही उन पर इल्ज़ाम लगे थे और इनके कंप्यूटर से छेड़छाड़ हुई थी। बहरहाल हम आपको ये खबर देना चाहते हैं कि ये दलितों के साथ और मुस्लिमों के साथ ही क्यों होता है। बीबीसी ने बड़ा अच्छा छापा है, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट है कि यूपी एनकाउंटर में मुस्लिम और दलित होते हैं निशाने पर। इसके बारे में जो उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी हैं उनका वक्तव्य मेरी नज़र से गुजरा था, वो आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। हालांकि समाजवादी के राजेंद्र चौधरी इस पर क्या कहते हैं वो बात अलग है, विपक्ष का आरोप हो सकते हैं, लेकिन सरकार का ही अंग क्या कहता है वो सुन सकते हैं आप इसमें। देखिए, इन्होंने लिखा कि एनकाउंटर में खास लोग होते हैं निशाने पर। क्या पुलिस एनकाउंटर राजनीतिक रूप से प्रायोजित होती है और उसमें किस खास तरीके से लोगों को निशाना बनाया जाता है, इस पर बहुत ध्यान से सुनने की बात है कि इस सवाल पर रिटायर्ड आईपीएस अफसर और उत्तर प्रदेश के पूर्व आईजी एसआर दारापुरी बीबीसी से कहते हैं कि पुलिस एनकाउंटर अधिकतर राज्य प्रायोजित होते हैं और 90% एनकाउंटर फर्जी होते हैं। ठीक है, इसके आगे उन्होंने कहा कि जब राजनीतिक रूप से प्रायोजित एनकाउंटर होते हैं तो उसमें उस तबके के लोग होते हैं जो सत्ताधारी दल के लिए किसी काम के नहीं या जिन्हें वो दबाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार को यहां आंकड़ा जारी करना चाहिए कि एनकाउंटर में मारे गए लोग किस समुदाय के थे। जिन लोगों के सिर्फ पैर में गोली मारकर छोड़ दी गई है वो किस समुदाय के थे। मेरी जानकारी के अनुसार, यानी कि वो जो आईजी वो बताते हैं कि मेरी जानकारी के अनुसार एनकाउंटर में जितने लोग मारे गए हैं उनमें अधिकतर संख्या मुसलमानों, अति पिछड़ों और दलितों की है। सवर्णों में शायद ही कोई हो। पीड़ित परिवार से मिलकर आए एक पत्रकार ने दावा किया कि एनकाउंटर में मुस्लिमों को मारा गया है और कुछ को पैरों में गोली मारकर छोड़ दी गई है, जिनको इलाज भी नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा दलित और पिछड़ी जातियों के लोग हैं। देखिए, ये बात खबर है बीबीसी की और 2018 की, और इसे उत्तर प्रदेश के एक आईजी बता रहे हैं बीबीसी के बारे में। तो ये वाली बात जो अल जजीरा छाप रहा है कि यूएपीए के अंतर्गत कितने मुसलमान 127 लोग 19 साल बाद आए हैं, ये जिससे मैंने आपको बताया कि नांदेड़ का ये व्यक्ति जो बैटरी की दुकान पर काम करता था, ये 9 साल बाद पता चलता है कि गिल्टी नहीं है। पूरा जीवन इसका जेल में चला जाता है। 19 साल से लोग अंदर जेलों में पड़े हुए हैं और 6 की मौत हो जाती है। और इसके बारे में उत्तर प्रदेश का एक अधिकारी ये कहता है कि ये ज़्यादातर एनकाउंटर हो या इस तरह की जो धाराएं हैं जैसे मैंने आपको बताया, ये मुस्लिम समुदाय अति पिछड़े लोगों पर होती हैं। तो अल जजीरा अगर 4 दिन पहले इस बात को छापता है तो क्या गलत छापता है? और फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि देश के अंदर सबका विकास हो रहा है, हम जो योजनाएं दे रहे हैं सबको दे रहे हैं। तो यूएपीए और एनकाउंटर की जो योजना आपकी है, जो ठोक दो की राजनीति हमारे योगी जी कहते हैं कि हम करते हैं, वो ज़्यादातर मुसलमानों के पक्ष में क्यों आती है? भाई, जो लोग जो गलत है, जो बदमाश है, जो गलत है, उसको आप एनकाउंटर कर रहे हैं किसी धारा के अंतर्गत, समझ में आती है बात किसी हद तक वो भी, लेकिन उसके अंदर मुस्लिम ही ज़्यादा होते हैं। देश में 22 करोड़ मुसलमान और एनकाउंटर होने वाले में असदुद्दीन फिर 37% अगर बताते हैं तो क्या गलत बताते हैं कि एनकाउंटर 37% मुस्लिमों के किए जाते हैं। जो मुजरिम है उनके खिलाफ तो संविधान की धाराओं के मुताबिक कार्रवाई होनी ही चाहिए, उसमें एनकाउंटर भी हो सकता है, कहीं ना कहीं उसका प्रावधान हो, ज़रूरी हो। लेकिन ये जो रिपोर्ट्स बीबीसी अल जजीरा छाप करके भारत की छवि को ख़त्म करते हैं और बिगाड़ते हैं, उसमें हमारा क्या रोल है ये देखने की बात है, क्योंकि हम उसको रोक सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया जब कहते हैं कि ठोक दो की राजनीति, और वो ठोक दो की राजनीति ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के साथ होती है, और ये बीबीसी की रिपोर्ट और आईजी जो उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर हैं उनका दावा है ये। लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन उज्ज्वला स्कीम के बारे में आपके सीने चौड़े हो जाते हैं। आप अपने होर्डिंग के माध्यम से बताते हो कि हमने कभी जो है भेदभाव नहीं किया, लेकिन यूएपीए के बारे में ये जो होर्डिंग लगाया अल जजीरा ने, इसके बारे में आपका क्या कहना है? या बीबीसी के अंदर जो ये अधिकारी कहता है इसके बारे में क्या कहना है? तो फिर वो जो आईपीएस अधिकारी जो है, आईएएस अधिकारी थोड़े से बिगड़े हुए हैं, ट्विटर पे अपनी अपनी बात रखते हैं, इसका मतलब वो सही है कि ये जो अल जजीरा के अंदर खबर निकल करके भारत की ही छवि खत्म होती है, इस पर सरकारों का मानना। लेकिन सरकारें निरंकुश हो चुकी हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे पक्ष में एक खास वर्ग आ गया है और हमने उनको हिप्नोटिज्म कर करके जो है ना, उनको ज़ोंबी बना दिया है। हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं, हमें पर्टिकुलर वर्ग हिंदुत्व के नाम पर मिलता रहेगा, वोट मिलता रहेगा। इसी वजह से कॉन्फिडेंट होकर के न पत्रकार, जो रियल पत्रकार हैं, जर्नलिज्म कर रहे हैं, उनकी सुनी जा रही है, न संस्थाओं को सुनी जा रही है, बल्कि अपने अंडर में संस्थाओं को और जितने भी ये तंत्र हो सकते हैं उनको अपने अंदर समेटा जा रहा है और सीमित किया जा रहा है, ताकि वो आगे को आवाज़ ना उठा सके। बहरहाल बड़ी खबर अल जजीरा की हमने आपको बताई थी कि 9 साल का आदमी जेल से छूटा जून में, और उसने बताया कि मुझे किस तरह से यूएपीए के अंतर्गत फंसाया गया था, और अब कोर्ट ने
हस्बे आदत, जैसे पहले 127 मुस्लिमों के बारे में हमने आपको बताया कि 19 साल से वो लोग गिल्टी के बाद में पाया गया कि गिल्टी नहीं थे, ऐसे वो भी बेकसूर पाया गया है और बहुत कम परसेंटेज है, पुलिस ही कोई सबूत ही नहीं दे पाती। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।